What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, आज दुनिया के कई देशों के पास वर्ल्ड सुपर पावर बनने का मौका है। वैसे तो सुपर पावर नेशन की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे देश जो इकोनॉमिकली बाकी देशों से मजबूत हो, जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्सेज हो और जो देश टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हैं, उन्हें सुपर पावर रेस का कंटेस्टेंट कंसीडर किया जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इनोवेशन से लेकर रिसर्च जैसे कई ऑब्जेक्टिव और बायो से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी जैसे कई सब्जेक्टिव फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी। उदाहरण के लिए कुछ ही समय पहले भारत ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर लैंड करवाया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने उसे स्पेस टेक्नोलॉजी की रेस में काफी आगे पहुंचा दिया है। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी की लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, बल्कि दशकों पहले से चलती आ रही है, जिसकी शुरुआत हुई थी रशिया और यूएसए के बीच चल रहे कोल्ड वॉर से। कोल्ड वॉर के समय दोनों देशों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जो रेस शुरू हुई, वो युद्ध के मैदान से निकलकर स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में पहुंच गई, जहां दोनों देश खुद को स्पेस टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड नंबर 1 साबित करने में जुटे हुए थे। एक समय इस लड़ाई में रशिया काफी आगे निकलता जा रहा था, जिसने यूएसए के माथे पर चिंता की लकीरें साफ खींच दी थी। जहां उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे रशिया ने 3 नवंबर 1957 को अपने स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 2 से डॉग लाइका को स्पेस में भेज सबको हैरान कर दिया था। इसी के चलते तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक ऐसा गैम्बल खेला जिसने कोल्ड वॉर में इस स्पेस रेस की पूरी दशा बदल दी। जॉन एफ कैनेडी ने अनाउंस किया कि 1970 के पहले अमेरिका मून लैंड करके दिखाएगा। रशिया ऑलरेडी स्पेस में मैन्ड मिशन भेज चुका था और ये अचीव करने वाला पहला देश बन चुका था। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस अनाउंसमेंट ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि अमेरिका चांद पे ह्यूमंस को पहुंचाने का प्रयास करने वाला था। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने दुनिया को यह बताया कि उसका अपोलो लूनर मॉड्यूल ईगल मून पर सक्सेसफुली लैंड कर गया है और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखकर इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया। लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ कंट्रोवर्सीज का एक ऐसा दौर जो लगभग 5 दशक से जारी है, जहां बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, नेशंस और इंडिविजुअल्स का ऐसा मानना है कि ये पूरा मिशन ही फेक था। लोगों का कहना था कि यूएसए ने स्पेस रेस को जीतने के लिए फेक मून लैंडिंग की और मून लैंडिंग को किसी स्टूडियो में शूट किया गया है। इस बात को प्रूव करने के लिए नासा के सामने तरह तरह की थ्योरीज प्लांट की गई, जिनमें से अधिकतर थ्योरीज को नासा ने डीबंक कर दिया। लेकिन एक ऐसी थ्योरी थी जिसके लिए अभी भी नासा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दे पाया है। वो थ्योरी थी वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से रिलेटेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपोलो 11 मिशन से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा वैन एलन रेडिएशन बेल्ट थ्योरी को समझने पर। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों 1972 तक 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारने के बावजूद अमेरिका ने अगले 50 साल में एक भी मैन्ड मून मिशन नहीं किया। साथ ही इससे जुड़ी हुई सभी थ्योरीज का जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सोवियत यानी यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच 20वीं सेंचुरी की स्पेस रेस से, जहां दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर स्पेस की बेस्ट टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे थे, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि किस कंट्री के पास सुपीरियर साइंटिफिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है। यहां से एक खेल की शुरुआत हुई, जहां एक के बाद एक दोनों कंट्रीज ने अपनी सुपीरियरिटी को साबित करने के लिए दर्जनों सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा। सबसे पहले 1955 में अमेरिका ने अनाउंस किया कि वो स्पेस में मानव इतिहास की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इसके जवाब में यूएसएसआर ने 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 को लॉन्च कर दिया, जो इतिहास का पहला अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट बना। सैटेलाइट लॉन्च करने के सिर्फ 3 महीने बाद यूएसएसआर ने प्रोइक्वेटिव स्टेप्स लेते हुए स्पुतनिक 2 भी लॉन्च कर दिया, जिसमें लाइका नाम की एक डॉग को स्पेस भेजा गया। इस तरह यूएसएसआर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्बिट में भेजने वाली पहली कंट्री बन गया। इस खबर ने मानो पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया और लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में यूएसएसआर को यूएस से बेहतर बताने लगे। इस स्पेस रेस में यूएस की फॉर्मल एंट्री 31 जनवरी 1958 को हुई, जब उसने अपना पहला सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 स्पेस ऑर्बिट में पहुंचाया। इसी एक्सप्लोरर 1 में एक एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट था जिसने वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की खोज की थी।
इसी साल नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन एरोनॉटिक्स को रिप्लेस करके यूएसए ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा को क्रिएट किया और यहीं से असल मायने में यूएसए ने इस स्पेस रेस में यूएसएसआर के साथ कैचअप करना शुरू किया। 18 दिसंबर 1958 को यूएसए ने स्कोर को लॉन्च किया जो वर्ल्ड का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। जवाब में 2 जनवरी 1959 को यूएसएसआर ने मून के लिए लूना 1 लॉन्च किया जिसे कॉस्मिक रॉकेट नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये रॉकेट एक्सेसिव स्पीड के कारण मून के ऑर्बिट को एस्केप कर गया और इस तरह ये दुनिया का पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट बना जो अर्थ की ऑर्बिट छोड़कर सन की ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा था। फिर एक बार 2 अगस्त 1959 को यूएसए ने एक्सप्लोरर 6 को लॉन्च किया जो वर्ल्ड का पहला वेदर सैटेलाइट बना। नतीजा 12 सितंबर 1959 को यूएसएसआर ने लूना 2 रॉकेट लॉन्च किया और उसे मून सरफेस तक पहुंचाया। 4 अक्टूबर 1959 को यूएसएसआर ने लूना 3 लॉन्च किया जो मून की ऑर्बिट में चक्कर लगाकर फार साइड ऑफ मून की फोटोग्राफी करने में सफल रहा। 19 अगस्त 1960 को सोवियत यूनियन के स्पुतनिक 5 में गए 2 डॉग्स बेल्का और स्ट्रेल्का। अब तक जहां यूएसएसआर 2 बार किन्हीं लिविंग बींग्स को स्पेस में भेज चुका था, वहीं अभी तक अमेरिका इस अचीवमेंट को हासिल नहीं कर पाया था, जिसके चलते यूएस की लाख कोशिशों के बावजूद यूएसएसआर इस रेस में उससे काफी आगे निकलता जा रहा था और अब दुनिया को सुपर पावर बनने का सपना देख रहे इस देश की काबिलियत पर शक होने लगा। इस दौरान नासा के ताबूत में आखिरी कील का काम किया यूएसएसआर के वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट ने, जो 12 अप्रैल 1961 को लॉन्च हुआ। इस स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में गए यूरी गागरिन ने अर्थ ऑर्बिट का चक्कर लगाया और 1 घंटे 48 मिनट स्पेस में बिताने के बाद पृथ्वी पर वापस आ गए। इस मिशन के बाद अमेरिका को इस रेस में बने रहने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और उसे किसी भी हालत में कोई ऐसी अचीवमेंट को हासिल करना था जो सुनने में, करने में और सोचने में मुश्किल से लगे। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 12 सितंबर 1962 को ह्यूस्टन में स्पीच देते हुए अमेरिकन जनता से एक बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका 1970 के पहले एस्ट्रोनॉट्स को मून के सरफेस पर उतारने वाला है। नासा जोरों शोरों से इस वादे को पूरा करने में लग गया, लेकिन मून पर उतरने की जल्दबाजी में अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हो गई जो उसके एस्ट्रोनॉट्स के लिए जानलेवा साबित हुई। 1967 में अपोलो 1 मिशन के स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में लॉन्च के दौरान आग लग गई और सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे गए। हालांकि इस सेटबैक के बाद 21 दिसंबर 1968 को यूएसए के हाथ एक खास सफलता लगी जब उनका अपोलो 8 पहला ऐसा ह्यूमन क्रूड स्पेसक्राफ्ट बन गया जो मून ऑर्बिट के चक्कर लगाकर सक्सेसफुली अर्थ पे वापस आया हो। लेकिन जॉन एफ कैनेडी का अधूरा सपना फाइनली 20 जुलाई 1969 को पूरा हुआ जब ये खबर सामने आई कि यूएसए अपोलो 11 मिशन की मदद से मानव को चांद की सतह पर पहुंचाने वाला पहला देश बन गया है। उस दौरान इस इवेंट को करीब 723 मिलियन लोगों ने वर्ल्ड वाइड देखा था। लेकिन इसी सक्सेस के साथ अपोलो 11 मिशन बहुत सारी कंट्रोवर्सी से घिर गया, जहां इस मिशन को फेक बताया जाने लगा। लेकिन इन्हीं सब कंट्रोवर्सीज के बीच अमेरिका ने अगले 3 सालों में 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतारा। इस सीरीज में अपोलो 17 मिशन यूएसए का आखिरी मैन्ड मून मिशन साबित हुआ, जिसके तहत हैरिसन स्मिथ अभी तक मून पर कदम रखने वाले लास्ट पर्सन बने। लेकिन तमाम मिशंस के बावजूद अभी भी नासा का अपोलो 11 और उससे जुड़े इफ्स एंड बट्स घेरे में बने रहे हैं। ऐसे में सवाल है, आखिर क्यों, किन कारणों के चलते अपोलो 11 मिशन की सक्सेस को चैलेंज किया जाता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो अपोलो मिशन को लेकर प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस मौजूद हैं। जहां कहीं कोई इस पूरे मिशन को वीएफएक्स का आउटकम बताता है तो किसी के लिए यह अमेरिकन प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो बात इस पूरे मिशन में सबसे सीरियस क्वेश्चन मार्क खड़े कर देती है वो है वैन एलन बेल्ट से जुड़ी हुई। वैन एलन बेल्ट किसी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड बने एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल के जोन को कहा जाता है जो सोलर विंड के कारण उस सेलेस्टियल बॉडी के मैग्नेटोस्फीयर पर बनता है। अपोलो 11 मिशन किस तरह से फेक है, इस बात का समर्थन करने वाले लोगों का मत समझने के लिए हमें इसी वैन एलन बेल्ट को डिटेल में समझना होगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि लगभग 6 दशक पहले यूएसए ने अपना स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया था। इस सैटेलाइट में गाइगर काउंटर नाम का एक पेलोड इंस्टॉल किया गया था जिसे जेम्स वैन एलन ने डिजाइन किया था। गाइगर काउंटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल आयोनाइजिंग रेडिएशन की मेजर करने के लिए किया जाता है।
एक्सप्लोरर 1 से मिली गाइगर काउंटर की रीडिंग्स ने नासा को हैरान कर दिया था, क्योंकि डिवाइस ने जो रीडिंग्स रजिस्टर की उसका रेडिएशन लेवल नासा की एक्सपेक्टेशन से हजारों गुना ज्यादा था। साइंटिस्ट का कहना था कि ये रेडिएशन अर्थ से ओरिजिनेट नहीं हो रहे थे, बल्कि स्पेस में ऐसे एरियाज में मिल रहे थे जो साइंटिस्ट को एम्प्टी लगते थे। लॉन्च से पहले साइंटिस्ट कॉस्मिक रेज की मेजरमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड ओरिजिनेट होने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। इन कॉस्मिक रेज को अभी तक ग्राउंड और बैलून बेस्ड इंस्ट्रूमेंट से ही स्टडी किया गया था, लेकिन जैसे ही ये नए रेडिएशन लेवल डिटेक्ट हुए वैसे ही वैन एलन और उनकी टीम इन्हें एक्सप्लोर करने में लग गई। जैसा कि हमने बताया, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल का जोन है और ये पार्टिकल्स सोलर विंड से ओरिजिनेट होते हैं। ये पार्टिकल्स प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड से कैप्चर हो जाते हैं और प्लैनेट के अराउंड ही हेल्ड रहते हैं। ये बेल्ट अर्थ को सराउंड कर लेती है और एक बैरियर बना देती है, जिसे फास्टेस्ट और मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स के लिए पेनिट्रेट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। यानी इस बैरियर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर बेल्ट और इनर बेल्ट। आउटर बेल्ट सन से निकलने वाले बिलियंस ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल से बनी हुई है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटोस्फीयर में ट्रैप हो जाते हैं। वहीं इनर बेल्ट कॉस्मिक रेस और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच होने वाली इंटरेक्शन के कारण बनी है। इन इमेजेस में ये कलरफुल स्ट्रक्चर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि असलियत में ये रेडिएशन बेल्ट इतनी डाइल्यूट होती हैं कि एस्ट्रोनॉट्स इन्हें देख भी नहीं पाते। सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट के अंदर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके ही इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। हालांकि नासा के साइंटिस्ट ने कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स का यूज करके रेडिएशन बेल्ट्स की आवाज को भी सुना है। 1958 के बाद से ही साइंटिस्ट लगातार वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे थे, लेकिन अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट के साथ 1960s में इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जा सकी थी। पर आखिर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वैन एलन रेडिएशन बेल्ट इतनी खतरनाक क्यों थी? साइंटिस्ट का मानना था कि ये बेल्ट सैटेलाइट के लिए काफी बड़ा खतरा है, क्योंकि सैटेलाइट के सोलर सेल्स, इंटीग्रेटेड सर्किट और सेंसर्स इस बेल्ट की रेडिएशन से इजीली डैमेज हो सकते हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बेल्ट की रेडिएशन से स्पेसक्राफ्ट पर भी असर पड़ता है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में काम करने वाले वैन एलन प्रोब मिशन के साइंटिस्ट डेविड साइबेक का कहना है कि पुराने स्पेसक्राफ्ट तो इन पार्टिकल्स की वजह से डेंजर में थे ही, साथ ही करंट टेक्नोलॉजी के स्पेसक्राफ्ट भी इन एक्सेलरेटेड पार्टिकल से काफी खतरे में रहते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स की एक सिंगल हिट की वजह से कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो सकते हैं। साथ ही इस वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के ह्यूमन बॉडी पर भी काफी मेजर इंपैक्ट होते हैं। असल में ह्यूमंस को 2 तरह के रेडिएशन से रिस्क होता है। सबसे पहला है डेट्रिमिनिस्टिक इफेक्ट, जो लॉन्ग टर्म लो लेवल या शॉर्ट टर्म हाई लेवल रेडिएशन एक्सपोजर के कारण होता है। इसके चलते सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिसरप्शन, बोन मैरो में प्रॉब्लम, कैटरैक्ट जैसी विजन इंपेयरमेंट्स और एक्यूट रेडिएशन सिकनेस जैसी कॉम्प्लिकेशन ह्यूमन बॉडी में पनप सकती हैं। दूसरे हैं स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स, जिनमें हेवियर पार्टिकल्स ह्यूमन को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि हेवियर पार्टिकल्स का शॉर्ट डिस्टेंस पर आयोनाइजेशन काफी ज्यादा होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 50s-60s के उस दशक में जब वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में कुछ खास जानकारी उपलब्ध नहीं थी, तो नासा ने कैसे अपने अपोलो 11 मिशन को इससे सेफ रखा? क्योंकि अगर स्पेसक्राफ्ट पर इस रेडिएशन बेल्ट से प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर लेयरिंग मौजूद ना हो, तो ये बेल्ट स्पेसक्राफ्ट को जलाकर खाक कर सकती है। वहीं दूसरा सवाल ये है कि इस बेल्ट के रेडिएशन से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की आउटर लेयर्स काफी थिक और स्ट्रांग होनी चाहिए, जो अपोलो 11 मिशन के स्पेसक्राफ्ट के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अपोलो 11 मिशन 3 पार्ट से मिलकर बना था: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। मिशन के मुताबिक कमांड और सर्विस मॉड्यूल को मून की ऑर्बिट में ही रखा गया था और लूनर मॉड्यूल को मून पर लैंड कराया गया था। इसके बाद मिशन कंप्लीट करके लूनर मॉड्यूल को लिफ्ट करके वापस कमांड और सर्विस मॉड्यूल से अटैच किया गया था, जिसके बाद कमांड मॉड्यूल वापस अर्थ पर आ सके। लेकिन लूनर मॉड्यूल काफी छोटा था, जिसमें सिर्फ 2 लोगों की जगह थी और इसमें काफी कम फ्यूल स्टोर किया जा सकता था। इतने कम फ्यूल में लूनर मॉड्यूल को लिफ्ट करके कमांड और सर्विस मॉड्यूल में अटैच करने के लिए ये जरूरी था कि लूनर मॉड्यूल को हल्का बनाया जाए। ऐसे में अपोलो 11 मिशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करने वाले लोगों का कहना है कि अगर ये लूनर मॉड्यूल इतना हल्का था, तो इसने इतनी स्ट्रॉन्ग वैन एलन रेडिएशन बेल्ट को क्रॉस कैसे किया? जबकि ये बात साफ है कि वैन एलन बेल्ट में आने पर ही सैटेलाइट्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स के सेंसर्स और सर्किट्स खराब हो सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में अपोलो 11
एक सक्सेसफुल और ऑथेंटिक मिशन था। यह यूएसएसआर से स्पेस रेस को जीतने का एक प्रोपेगेंडा मात्र। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि क्योंकि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसीलिए वैन एलन रेडिएशन बेल्ट इन्हें इम्पैक्ट नहीं कर पाती। वैन एलन बेल्ट और अपोलो 11 से जुड़ी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का काम अभी भी चल रहा है, जहां साइंटिस्ट इनके बीच में कॉन्क्रीट कनेक्शन स्टैब्लिश करने में लगे हैं। दोस्तों, वैन एलन बेल्ट कंट्रोवर्सी के अलावा भी लोगों ने कई सारे रीजंस देके अपोलो 11 मिशन को फेक प्रूफ करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए ये फोटो देखिए, जिसमें बज एल्ड्रिन यूएसए का फ्लैग हॉइस्ट करके सैल्यूट कर रहे हैं। इसे वर्ल्ड की सबसे आइकॉनिक फोटोज में से एक माना जाता है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये फ्लैग वेव क्यों कर रहा है, जबकि मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर या विंड मौजूद नहीं है। इसके जवाब में बताया गया कि फ्लैग को सीधा रखने के लिए फ्लैग के ऊपर की तरफ वर्टिकली भी एक रॉड को इंसर्ट किया गया था। उस वजह से फ्लैग पर क्रीज बन गई, जिसकी वजह से फ्लैग वेविंग फील दे रहा था। अब इस इमेज को देखिए, जिसमें बज एल्ड्रिन एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट्स लेकर जा रहे हैं। बज एल्ड्रिन के सामने की तरफ एकदम पिच ब्लैक डार्क स्काई को देखा जा सकता है। लोगों ने सवाल उठाया कि स्काई में एक भी स्टार क्यों नहीं है, जबकि स्पेस में इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए ना ही कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई क्लाउड्स। इसके जवाब में कहा गया कि पहली बात कि ये मून पर दिन का समय था और देखा जा सकता है कि मून सरफेस और एस्ट्रोनॉट्स पर सन की लाइट पड़ रही है, और अगर इतने ब्राइटली लिट सीन की फोटोग्राफ लेनी हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कैमरे का अपर्चर छोटा हो और शटर स्पीड फास्ट हो। इस सिचुएशन में स्टार्स का विजिबल ना होना काफी कॉमन बात है। इसी तरह की फोटो को लेकर भी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई। इस फोटो में लैंड होने के बाद नील आर्मस्ट्रांग मून सरफेस की फोटो ले रहे हैं और उनकी शैडो मून सरफेस पर दिख रही है। ठीक बगल में एक और ऑब्जेक्ट है जिसकी शैडो देखी जा सकती है, लेकिन सरप्राइजिंगली मून पर सन के रूप में सिर्फ एक लाइट सोर्स होने के बावजूद दोनों शैडोज एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। लोगों का कहना है कि स्टूडियो में जब मल्टीपल लाइट सोर्सेस का यूज किया जाता है तो ऐसी नॉन पैरेलल शैडोज फॉर्म होती हैं, यानी ये स्टूडियो में शूट किया गया था। बट इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि पर्सपेक्टिव की वजह से कई बार पैरेलल लाइंस नॉन पैरेलल लगती हैं। उदाहरण के लिए जब सन स्काई में लो होता है उस समय ऐसे ही इफेक्ट देखे जा सकते हैं। ये सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपोलो 11 मिशन के अगेंस्ट प्रेजेंट की गई, जिन्हें एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देके डिबंक किया गया। दोस्तों, सबसे लास्ट में सवाल आता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच चल रही स्पेस रेस का विजेता कौन बना। इसका एक डिसाइसिव आंसर देना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि भले ही मून पर पहली मैन लैंडिंग यूएसए ने की, लेकिन उसके पहले यूएसएसआर काफी सारी मेजर अचीवमेंट्स हासिल कर चुका था। लेकिन एक बात तय है कि मून पर ह्यूमन लैंडिंग ने इस स्पेस रेस का अनक्राउंडेड किंग यूएसए को बना दिया था। ये एक रेयर फीट थी जिसे यूएसएसआर कभी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन इस स्पेस रेस के खत्म होने के बाद नासा के ऊपर और भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। पहला सवाल ये कि जब अमेरिका ने मून लैंडिंग को सक्सेसफुली अचीव कर लिया था तो 1972 में लास्ट सक्सेसफुल मैन्ड मून मिशन के बाद अचानक ये मिशन बंद क्यों हो गए? क्योंकि जब भी कोई कंट्री ऐसा कुछ रेयर अचीवमेंट हासिल करती है तो उसी फील्ड में और अधिक एक्सप्लोरेशन के रास्ते खुल जाते हैं। उदाहरण के लिए इंडिया ने 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया, जिसने भारत के लिए मून पर सॉफ्ट लैंडिंग के रास्ते खोले, और फिर भारत फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए एक्सपेरिमेंट करता जा रहा है। ऐसे में मून पर लैंडिंग के बाद यूएसए मून को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उदाहरण के लिए मून सरफेस पर फर्दर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशंस लॉन्च करने के लिए लूनर बेस को स्टैब्लिश किया जा सकता था। पहले जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप ने इन मिशंस को रीस्टार्ट करने की अनाउंसमेंट भी की थी, लेकिन ड्यू टू सम अननोन रीजन ये मिशन दोबारा कभी शुरू नहीं हो पाया। इसके जवाब में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्पेस रेस जीतने के बाद यूएसए ने अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद यूएसए ने अपना सारा फोकस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगा दिया। यूएसए को एहसास हुआ कि ह्यूमन स्पेस मिशंस में काफी पैसे खर्च हो रहे थे। उसके बाद नासा के फंड्स को भी कट डाउन किया गया। लेकिन ये भी रियलिटी है कि यूएसए और यूएसएसआर की अचीवमेंट्स की वजह से वर्ल्ड ने काफी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखी और एंड में ह्यूमन रेस को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।